कोटा की सड़कों पर चमकते सोने चांदी के कारोबार के पीछे छिपी एक खौफनाक रात, जहां विश्वासघात ने एक परिवार को खून से रंग दिया। एक पिता का रोजाना का रूटीन कैसे बन गया मौत का निमंत्रण, और एक पुराना नौकर कैसे निकला सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल क्राइम गाथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले। राजस्थान के कोटा जिले में 2019 की एक ठंडी शाम थी, जब शहर की हलचल थमने लगी थी। कोटा, जो शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहां का सराफा बाजार भी उतना ही मशहूर है। इसी बाजार से जुड़ा एक परिवार था, विजयवर्गीय परिवार, जो भीमगंज मंडी थाने के इलाके में रहता था। जैन मंदिर के ठीक सामने एक 2 मंजिला इमारत में चांदमल विजयवर्गीय का परिवार बसा हुआ था। चांदमल एक बुजुर्ग सर्राफा कारोबारी थे, जिनका बेटा राजेंद्र उनके साथ दुकान संभालता था। राजेंद्र की पत्नी गायत्री एक घरेलू महिला थी, जो सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। उनकी 18 साल की बेटी पलक पढ़ाई में व्यस्त थी और परिवार की लाडली थी। स्टेशन रोड पर उनकी दुकान विजय ज्वेलर्स थी, जहां रोजाना लाखों का कारोबार होता था। चांदमल का रोज का नियम था कि शाम 7 बजे जैन मंदिर में आरती होती तो वे घर से निकलकर मंदिर जाते, वहां से स्कूटर पर सवार होकर दुकान पहुंचते और दुकान बंद करने के बाद घर लौटते। रात के 8:08 बजते वे घर पहुंच जाते। पिता पुत्र अक्सर साथ ही लौटते थे, लेकिन 31 जनवरी 2019 को कुछ अलग हुआ। राजेंद्र को दुकान पर कुछ जरूरी काम निपटाना था, इसलिए वे रुक गए। चांदमल शाम 8 बजे नौकर के साथ घर लौट आए। नौकर को बाहर से ही विदा कर वे ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे की ओर बढ़े। गेट पर कॉल बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर बेल बजाई, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, एक हल्के धक्के में ही खुल गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। चांदमल ने सोचा, शायद बहू गायत्री या पोती पलक ने भूल से लॉक नहीं किया। वे बहू के कमरे की तरफ बढ़ते हुए आवाज लगाते गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। गायत्री के कमरे के बाहर खून बिखरा हुआ था। खून की वो लकीरें देख चांदमल इतने घबरा गए कि जोर से चीख पड़े। उनकी आवाज सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली किराएदार रश्मि चौकन्नी हो गई। वो सब्जी लेकर मंडी से लौट रही थी। हड़बड़ी में सीढ़ियां चढ़ी और चांदमल को संभालते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। चांदमल ने खून की तरफ इशारा किया। रश्मि अंदर गई और जो देखा, उससे उसकी भी सांसें थम गई। ड्राइंग रूम के फर्श पर गायत्री की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। थोड़ा आगे पलक की लाश थी, उसके आसपास भी खून का समंदर। दोनों की मौत हो चुकी थी। चांदमल के होश उड़ गए। वे स्तब्ध खड़े थे। फिर खुद को संभाला और रश्मि की मदद से बेटे राजेंद्र को फोन किया। फिर रश्मि को फोन देकर पुलिस को सूचना देने को कहा। रश्मि ने पुलिस को कॉल किया और मोहल्ले के लोगों को आवाज दी। कुछ ही मिनटों में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जैन मंदिर से भीमगंज मंडी पुलिस स्टेशन की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर थी। थाना प्रभारी श्रीचंद्र सिंह को सूचना मिली। उन्होंने तुरंत उच्चाधिकारियों को बताया। फिर अपनी टीम के साथ 15 से 20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचे। दोहरे हत्याकांड की खबर से कोटा पुलिस हिल गई। आईजी विपिन कुमार पांडे, एसपी दीपक भार्गव, एडीएम पंकज ओझा और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। विजयवर्गीय परिवार के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने देखा कि खून बेडरूम में फैला था, लेकिन शव ड्राइंग रूम में थे। अनुमान लगाया गया कि हत्यारों ने मां बेटी को उनके कमरों में मारा और शवों को घसीटकर ड्राइंग रूम में लाकर छोड़ दिया। दोनों कमरों से ड्राइंग रूम तक खून की लकीरें इसी की गवाही दे रही थी। हत्या का तरीका इतना बर्बर था कि लग रहा था यह किसी पुरानी दुश्मनी या रंजिश का नतीजा है।
राजेंद्र विजयवर्गीय ने कहा कि वे सादा जीवन जीते थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन एसपी दीपक भार्गव संतुष्ट नहीं थे। घटनास्थल का दृश्य बता रहा था कि ये रंजिश का मामला है। हत्यारों ने भारी हथियार से सिर, गर्दन और हाथों पर इतने जोरदार वार किए थे कि दिमाग बाहर निकल आया था। मौके पर बेड पर 2 सरिये पड़े मिले। खून से सना चाकू बेड के नीचे था। चाकू पर लगा खून बता रहा था कि गले उसी से काटे गए। अलमारियों के टूटे ताले इशारा कर रहे थे कि ये चोरी या डकैती का मामला है। लेकिन राजेंद्र सदमे में थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। पुलिस ने दबाव नहीं डाला। एसपी का मानना था कि हत्यारे 2 या ज्यादा होंगे। प्रारंभिक जांच के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत सिर पर चोट से हुई। गायत्री के सिर पर 5 चोटें, कई हड्डियां टूटीं। पलक के सिर पर 2 चोटें, एक इतनी गहरी कि मस्तिष्क बाहर आ गया। सरिये हथियार थे। दोनों के हाथों पर खरोंचें और चोटें थी। टूटी चूड़ियों के टुकड़े बता रहे थे कि मां बेटी ने बचाव के लिए संघर्ष किया। नाखूनों में मांस और त्वचा के टुकड़े थे जो हत्यारों के हो सकते थे। नेल स्क्रैपिंग सैंपल लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट इकट्ठे किए। पुलिस का मानना था कि हत्यारे 5 से 7 दिन से रेकी कर रहे थे। खोजी कुत्ते सही दिशा नहीं दिखा पाए, मतलब हत्यारे आसपास से थे। वारदात से लगता था कि आरोपी परिवार के परिचित थे। मुख्य दरवाजा लोहे का था, लेकिन कुंडी दोनों तरफ से खुलती थी। राजेंद्र ने बताया कि घर में 5 सीसीटीवी कैमरे थे। गायत्री और पलक कैमरे देखकर दरवाजा खोलती थी, मतलब आने वाला परिचित था। लेकिन जांच में कैमरे टूटे मिले, हार्ड डिस्क गायब। हत्यारों को घर की पूरी जानकारी थी। तिजोरियों के ताले टूटे थे, मतलब उन्हें पता था कि दौलत कहां है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ। अगले दिन 1 फरवरी को एसपी ने राजेंद्र से चोरी के बारे में पूछा। राजेंद्र ने बताया कि 1 करोड़ की नकदी और जेवर गायब थे। ये लूट का मामला था। पुलिस को दिशा मिली कि करीबी शामिल है। डीजीपी विपिन पांडे के निर्देश पर एसपी दीपक भार्गव ने 10 टीमों का गठन किया। संदिग्धों से पूछताछ डीएसपी भंवर सिंह हाड़ा को सौंपी गई। हर थाने से 10 जवानों की टीम बनी। सीसीटीवी जांच उद्योग नगर इंस्पेक्टर विजय शंकर शर्मा की टीम ने ली। जानकारी इकट्ठा करने का जिम्मा श्रीचंद्र सिंह को। पुलिस ने घटना के 1 घंटे के मोबाइल कॉल्स चेक किए। 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एडिशनल एसपी राजेश मील और आईपीएस अमृता दोहन ने मेहनत की। होटलों, धर्मशालाओं में छानबीन हुई। एसपी ने थाने में डेरा डाला। हाई अलर्ट जारी। शहर की सीमाओं पर नाकेबंदी। 2 फरवरी को नया मोड़ आया। घटनास्थल से सफेद अंगोछा मिला। शायद हत्यारे अफरातफरी में छोड़ गए। राजेंद्र कुछ नहीं बता सके। मुखबिर ने शक जताया कि ये मस्तराम का हो सकता है, जो राजेंद्र की दुकान पर काम करता था। पुलिस ने मस्तराम और अन्यों पर जांच शुरू की। 3 फरवरी की शाम मुखबिर से सूचना मिली कि राजेंद्र का पुराना कर्मचारी पैसे उड़ा रहा है। 700 का मोबाइल, महंगे कपड़े खरीदे। पुलिस को नई दिशा मिली। उसी दिन गायत्री और पलक की शोक सभा में एक व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा था। वो कह रहा था, ये सब कैसे हो गया? राजेंद्र को दिलासा देने गया तो मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। राजेंद्र ने हटाने की कोशिश की, लेकिन वो और जोर से रोया। शोक सभा में सादे कपड़ों में श्रीचंद्र सिंह मौजूद थे। उन्हें अजीब लगा। राजेंद्र से पूछा तो पता चला वो मस्तराम मीणा है, बूंदी के बड़ा तीरथ गांव का। 3 साल पहले दुकान पर मुनीम था, विश्वस्त नौकर। मस्तराम पुलिस की नजर में आ गया। थाने लाया गया। सख्त पूछताछ में सच्चाई सामने आई। मस्तराम ने कबूल किया कि हत्याकांड उसने दोस्त लोकेश मीणा के साथ किया। मस्तराम और लोकेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच और तेज हो गई। मस्तराम ने पूछताछ में सारी साजिश खोल दी।
लेकिन लोकेश को पकड़ना बाकी था। पुलिस ने तुरंत बूंदी जिले के बड़ा तीरथ गांव में दबिश दी। लोकेश वहां छिपा हुआ था। घर वालों ने पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था, लेकिन गांव की जानकारी से पुलिस उसे पकड़ लाई। लोकेश भी 28 साल का था, मस्तराम का बचपन का दोस्त। दोनों की जिंदगी आवारागर्दी और अपराध की ओर मुड़ गई थी। लोकेश के खिलाफ पहले से कई मुकदमे थे, जैसे मारपीट, फसाद और भाभी को भगाने का। परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। मस्तराम की तरह वो भी जल्दी अमीर बनना चाहता था। लूट की योजना में वो सहमत हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि ये एक आसान तरीका है ऐशोआराम की जिंदगी जीने का। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। मस्तराम ने बताया कि वारदात से 5 से 7 दिन पहले उन्होंने रेकी की। दुकान के बाहर खड़े होकर टाइमिंग नोट की। जानते थे कि शाम 7 बजे घर में सिर्फ महिलाएं होती है। चांदमल मंदिर जाते, राजेंद्र दुकान पर, रश्मि मंडी। मौका परफेक्ट था। उन्होंने सरिये और चाकू बाजार से खरीदे। अंगोछा मस्तराम का था, जो अफरात फरी में गिर गया। लोकेश ने कबूल किया कि हमले में वो सरिये से वार करता रहा, जबकि मस्तराम चाकू संभालता था। गायत्री ने दरवाजा खोला, उन्हें देखकर शायद पहचाना, क्योंकि मस्तराम पुराना नौकर था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, पीछे से वार। गायत्री चीखी, लेकिन घर में कोई नहीं था सुनने वाला। पलक कमरे से निकली तो उस पर भी हमला। दोनों ने संघर्ष किया, इसलिए हाथों पर चोटें, नाखूनों से खरोंच दी, जो बाद में फॉरेंसिक में मैच हुई। हत्या के बाद शव घसीटे, क्योंकि बेडरूम में खून ज्यादा फैल रहा था। ड्राइंग रूम में लाकर छोड़ा, फिर तिजोरी तोड़ी। मस्तराम को पता था कहां क्या रखा है। बैग में नकदी, सोना चांदी भरा। गायत्री और पलक के गहने उतारे, जैसे चैन, कंगन। कुल 1 करोड़ का माल। भागते वक्त कैमरे तोड़े, हार्ड डिस्क निकाली ताकि फुटेज न मिले। बस स्टैंड से बस पकड़ी, गांव पहुंचे। सामान घर में छिपाया। लोकेश ने कुछ खेत में गाड़ा। फिर जयपुर गए, होटल में ठहरे, शराब पी, कपड़े खरीदे, महंगे फोन लिए। सोचा कोई शक नहीं करेगा, लेकिन मस्तराम की गलती शोक सभा जाना था। वो वहां रोया, लेकिन शराब की बदबू और हाव भाव से श्रीचंद्र सिन्हा को शक हुआ। कलाई पर खरोंच देखी, जो पलक के नाखूनों से मैच हुई। पुलिस ने बरामदगी की। मस्तराम के पास से 2.7 लाख नकद, 2 किलो 26 ग्राम सोना, 13.5 किलो चांदी। लोकेश के खेत से कंगन चैन मिले। मस्तराम के रिश्तेदारों से 2 लाख मिले, जो उन्होंने रखवाए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में नाखूनों के सैंपल मैच हुए। फिंगरप्रिंट सरिये और चाकू पर मिले। फुटप्रिंट गांव के रास्ते से मैच। डॉग स्क्वाड बाद में गांव की ओर गया, लेकिन पहले नहीं, क्योंकि हत्यारे बस से भागे। सीसीटीवी फुटेज में बस स्टैंड पर दोनों दिखे। मोबाइल लोकेशन जयपुर में ट्रेस हुए। सबूत पुख्ता थे। कोर्ट में ट्रायल चला। अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक, गवाहियां। राजेंद्र और चांदमल ने गवाही दी। रश्मि ने भी। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि यह विश्वासघात का मामला है, जहां नौकर ने मालिक के परिवार को बर्बाद किया। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में रूरा थाने से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मेथा ब्लॉक के अंतर्गत बसा है मडोली गांव, जो रिंग रोड के जरिए अकबरपुर और रूरा जैसे बड़े कस्बों से जुड़ा हुआ है। ये ब्राह्मण बहुल गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन 2023 की एक ठंडी फरवरी की शाम ने इस गांव की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। इस गांव में रहते थे कृष्ण गोपाल दीक्षित, जिनका परिवार बेहद साधारण और मेहनतकश था। उनके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिसके सहारे वे खेती और बकरी पालन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी प्रमिला, 2 बेटे शिवम और अंशु और एक बेटी नेहा थी। जैसे जैसे बेटे जवान हुए,
उन्होंने अपने पिता के साथ खेतों और पशुपालन में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। शिवम की शादी शालिनी से हो चुकी थी और वो अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। कृष्ण गोपाल के घर के ठीक सामने अशोक दीक्षित का भव्य मकान था। अशोक गांव के एक रसूखदार और दबंग व्यक्ति थे, जिनके पास खेती की बड़ी जमीन थी। उनके 3 बेटों में से गौरव और अभिषेक भारतीय सेना में सेवारत थे, जबकि तीसरा बेटा अखिल आवारागर्दी में लिप्त था। गौरव का विवाह रुचि नाम की एक खूबसूरत और समझदार लड़की से हुआ था, जो अपनी सास सुधा के साथ मिलकर घर को बखूबी संभालती थी। चूंकि दोनों परिवारों के घर आमने सामने थे, इसलिए अशोक और कृष्ण गोपाल के बीच अच्छी दोस्ती थी। सुधा और प्रमिला की भी गहरी मित्रता थी और दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक खाई थी, अमीरी और गरीबी की। कृष्ण गोपाल और उनके परिवार के मन में अपनी आर्थिक तंगी की टीस हमेशा सताती रहती थी, जो उनके और अशोक के बीच एक अनकहा तनाव पैदा करती थी। मडोली गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर रिंग रोड के किनारे ग्राम समाज की एक जमीन थी, जिस पर कृष्ण गोपाल का पुश्तैनी कब्जा था। उनके पिता चंद्रिका प्रसाद और दादा ने सालों पहले इस वीरान पड़ी जमीन पर पेड़ लगाकर कब्जा जमाया था। समय के साथ ये पेड़ बगीचे में बदल गए। कृष्ण गोपाल ने इस बगीचे में एक कमरा बनाया और सामने एक झोपड़ी डाल ली, जहां वे रहते और अपने पशुओं की देखभाल करते थे। भूभिलेखों में ये जमीन घाटा संख्या 1642 के तहत 3 बीघा दर्ज थी, जिसमें से 1 बीघा पर कृष्ण गोपाल का कब्जा था। बाकी 2 बीघा जमीन पर भी वे अपना हक जताते थे और किसी को उस पर कब्जा करने नहीं देते थे। मडोली में ये कोई नई बात नहीं थी। गांव के कई लोग ग्राम समाज की जमीन पर काबिज थे। किसी ने खूंटा गाड़कर, किसी ने कूड़ा डालकर, तो किसी ने कच्चा पक्का मकान या दुकान बनाकर। लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया और ये कब्जे सालों से चले आ रहे थे। मुश्किल तब शुरू हुई जब गांव के ही सिपाही लाल दीक्षित ने 2005 में अपनी बेटी रानी के नाम इस 3 बीघा में से 1 बीघा जमीन का पट्टा तत्कालीन ग्राम प्रधान के साथ मिलीभगत करके हासिल कर लिया। रानी का विवाह रावतपुर के राम नरेश से हुआ था, लेकिन पति से अनबन के बाद वो मायके में रहने लगी थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उसका तलाक हुआ या नहीं, लेकिन उसका अपने पति से कोई लगाव नहीं रह गया था। सिपाही लाल अपनी बेटी के लिए इस जमीन पर कब्जा चाहता था, लेकिन कृष्ण गोपाल के कड़े विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। ये बात अशोक दीक्षित को बुरी तरह चुभ गई, क्योंकि रानी उनकी बहन थी। अशोक ने अपने परिवार के कुछ लोगों, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, गेंदालाल और बड़ी बुआ को अपने पक्ष में कर लिया। ये लोग अब कृष्ण गोपाल के खिलाफ हो गए और मन ही मन उनसे रंजिश पालने लगे। अशोक का बेटा गौरव, जो फौज में था, भी इस बात से खफा था कि उसके पिता अपनी बहन को जमीन पर कब्जा नहीं दिला पाए। वो जब भी छुट्टियों पर गांव आता, कृष्ण गोपाल के परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक बार उसने कृष्ण गोपाल की बेटी नेहा के फैशन और कपड़ों पर भद्दी टिप्पणी कर दी, जिसका नेहा और उसकी मां प्रमिला ने तीखा जवाब दिया। गौरव तिलमिला उठा और उसकी रंजिश और गहरी हो गई। दूसरी तरफ कृष्ण गोपाल के बेटे शिवम और अंशु भी कम दबंग नहीं थे। दोनों विश्व हिंदू परिषद विहिप के सक्रिय सदस्य थे और संगठन के धरना प्रदर्शनों में हिस्सा लेते थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद दोनों भाई निडर और खतरों के खिलाड़ी थे। दिसंबर 2022 में गौरव छुट्टी पर गांव आया। एक दिन रिंग रोड पर एक दुकान के बाहर उसका अंशु से किसी बात पर तीखा विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। इस घटना ने गौरव के मन में बदले की आग को और भड़का दिया। उसने ठान लिया कि वो कृष्ण गोपाल और उनके बेटों को सबक सिखाएगा और उनकी कब्जे वाली ग्राम समाज की जमीन को हर हाल में छुड़वाएगा। इसके लिए उसने अपने पिता अशोक
और परिवार के कुछ अन्य लोगों के साथ गुपचुप सलाह मशविरा शुरू किया। गौरव की मुलाकात लेखपाल अशोक सिंह चौहान से हुई, जो पहले फौज में रह चुका था और अब लेखपाल की नौकरी कर रहा था। दोनों की फौजी पृष्ठभूमि ने उन्हें जल्दी ही करीब ला दिया और गौरव ने पैसे का लालच देकर लेखपाल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। योजना के तहत गौरव ने अपने परिवार के गेंदालाल को उकसाया, जिसने दिसंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में कानपुर की डीएम नेहा जैन को एक शिकायती पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था कि मडोली गांव के कृष्ण गोपाल दीक्षित और उनके बेटों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके कमरा बना लिया है, जिसे खाली कराया जाए। डीएम ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और मेथा ब्लॉक के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को कार्रवाई का आदेश दिया। एसडीएम ने लेखपाल अशोक सिंह चौहान से जानकारी मांगी, जिसने पुष्टि की कि कृष्ण गोपाल की कब्जे वाली जमीन वाकई ग्राम समाज की है। लेखपाल अशोक सिंह की साख अच्छी नहीं थी। वो घूसखोर था और बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता था। जो उसे पैसे देता उसका कब्जा बना रहता, जो नहीं देता उसे धमकाया जाता। मडोली के ग्राम प्रधान मानसिंह से उसकी ठन चुकी थी, जिन्होंने उसकी शिकायत डीएम से की थी। लेकिन लेखपाल ने अधिकारियों को गुमराह कर हर बार खुद को बचा लिया। 13 जनवरी 2023 को बिना किसी पूर्व सूचना के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानूनगो नंद किशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान और एसओ दिनेश गौतम बुलडोजर लेकर कृष्ण गोपाल के बगीचे पहुंच गए। कृष्ण गोपाल ने एसडीएम के सामने गिड़गिड़ाकर कमरा न तोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। लेखपाल ने तो उनकी बेइज्जती तक की। आखिरकार बुलडोजर ने उनका कमरा ढहा दिया। एसडीएम ने सख्त लहजे में 5 दिन के अंदर झोपड़ी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया, वरना उसे भी तोड़ने की धमकी दी। कार्रवाई के दौरान एक मेमो तैयार किया गया, जिसमें 15 ग्रामीणों के हस्ताक्षर गवाह के तौर पर लिए गए। अगले दिन 14 जनवरी 2023 को कृष्ण गोपाल, उनका परिवार और विहिप के नेता आदित्य शुक्ला व गौरव शुक्लामाती मुख्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आवास और न्याय की मांग की, लेकिन अफसरों ने उन्हें माफिया करार दे दिया, जिससे विहिप नेताओं का गुस्सा भड़क गया। उनकी एडीएम केशव गुप्ता से तीखी झड़प हुई। उसी दिन तहसीलदार रणविजय सिंह ने अकबरपुर कोतवाली में शांति भंग की धारा में कृष्ण गोपाल, उनकी पत्नी प्रमिला, बेटो शिवम और अंशु, बेटी नेहा, बहू शालिनी और विहिप नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लेखपाल अशोक सिंह ने भी रूरा थाने में कृष्ण गोपाल और उनके बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 13 जनवरी को कार्रवाई के दौरान कृष्ण गोपाल और उनके बेटों ने प्रशासन के साथ गाली गलौज की, मारपीट की कोशिश की और ग्रामीणों को बिकरू कांड जैसी घटना की धमकी दी। कृष्ण गोपाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने तहसील अकबरपुर में वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को तय हुई। इसके बाद उन्होंने उसी जगह पर ईंटों का पिलर खड़ा कर घास को उसकी नई झोपड़ी बना ली और हैंडपंप को ठीक करवाया। लेकिन लेखपाल और अफसर इस बात से खफा थे कि कृष्ण गोपाल ने जगह खाली नहीं की। वे उसे गुमराह करने और दबाव बनाने में जुट गए। कृष्ण गोपाल को दी गई 5 दिन की मोहलत बीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तहसील में वाद दायर होने और 20 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय होने के कारण वे निश्चिंत थे, लेकिन प्रशासन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेखपाल अशोक सिंह चौहान लगातार अफसरों के कान भर रहा था और उन्हें गुमराह कर रहा था। आखिरकार 13 फरवरी 2023 की दोपहर 3 बजे एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानूनगो नंद किशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान और एसओ दिनेश गौतम 15 महिला पुलिस कर्मियों और बुलडोजर के साथ मडोली गांव पहुंच गए। बुलडोजर का चालक दीपक चौहान था। अचानक इतने सारे अधिकारियों और पुलिस को देखकर झोपड़ी में आराम कर रहे कृष्ण गोपाल और उनकी पत्नी प्रमिला बाहर निकल आए। अधिकारियों ने जमीन को अवैध कब्जा बताते हुए तुरंत खाली करने का आदेश दिया। प्रमिला, उनके बेटे शिवम और बेटी नेहा ने तर्क दिया कि उनका वाद तहसील में दायर है
और सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। लेकिन न तो पुलिस और न ही अफसर उनकी बात सुनने को तैयार थे। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर जगह तुरंत खाली नहीं की गई तो बुलडोजर से सब कुछ ढहा दिया जाएगा। शिवम ने अपने पिता के साथ मिलकर झोपड़ी का सामान बाहर निकालना शुरू किया। इसी बीच एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बुलडोजर चालक दीपक चौहान को कार्रवाई शुरू करने का इशारा किया। बुलडोजर शिव चबूतरे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एसओ दिनेश गौतम ने उसे रोका। वो चबूतरे पर चढ़े, शिवलिंग और नंदी को प्रणाम किया, माफी मांगी और फिर नीचे उतर आए। उनके उतरते ही बुलडोजर ने चबूतरा और हैंडपंप उखाड़ फेंका। ये देखकर प्रमिला का सब्र टूट गया। उन्हें लगा कि अब उनकी झोपड़ी को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। गुस्से में उन्होंने लेखपाल अशोक सिंह चौहान के माथे पर हंसिया से प्रहार कर दिया। फिर वो और नेहा चीखते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कब्जा नहीं हटने देंगे। इसके बाद दोनों झोपड़ी में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। महिला पुलिस कर्मियों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अधिकारियों को लगा कि मां बेटी ध्वस्तीकरण रोकने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने बिना देर किए बुलडोजर को झोपड़ी तोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही बुलडोजर ने छप्पर ढाया, झोपड़ी में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों के बीच प्रमिला और नेहा धू-धू कर जलने लगी। कृष्ण गोपाल चिल्लाते रहे कि उनकी पत्नी और बेटी झोपड़ी के अंदर है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी पुकार अनसुनी कर दी। उल्टा जलते छप्पर को जेसीबी से और दबवा दिया गया, जिससे मां बेटी को बाहर निकलने या हिलने तक का मौका नहीं मिला। दोनों आग में जलकर भस्म हो गई। कृष्ण गोपाल और शिवम उन्हें बचाने के लिए झोपड़ी में घुसे, लेकिन लपटों ने उन्हें भी झुलसा दिया। वे दोनों तक नहीं पहुंच पाए। शिवम बाहर खड़ा चीखता रहा, कोई मेरी मां और बहन को बचा लो। लेकिन अफसरों ने उसकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया और आंखें मूंद कर उस भयावह मंजर को देखते रहे। मडोली गांव के लोगों ने बगीचे में आग की लपटें देखी तो दौड़ पड़े। वहां का दृश्य देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पुलिस और अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों का सबसे ज्यादा गुस्सा लेखपाल अशोक सिन्हा पर था। उन्होंने उसकी कार पलट दी और तोड़ डाली। कुछ लोग कार को आग लगाने की तैयारी में थे, लेकिन समझदार ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। सूर्यास्त से पहले मां बेटी के जिंदा जलने की खबर जंगल की आग की तरह मडोली और आसपास के गांवों में फैल गई। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और शासन प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। शिव चबूतरा तोड़े जाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। कुछ ही घंटों में एसपी मूर्ति, एएसपी घनश्याम चौरसिया, एडीजी आलोक सिन्हा, आईजी प्रशांत कुमार, कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और डीएम नेहा जैन घटनास्थल पर पहुंच गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस और पीएससी बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और कृष्ण गोपाल व उनके बेटों से पूछताछ की। कृष्ण गोपाल ने बताया कि एसडीएम, कानूनगो, लेखपाल और एसओ बुलडोजर लेकर आए थे। उनके साथ अशोक दीक्षित, अनिल, निर्मल, बड़ी बुआ और कई ग्रामीण भी थे। इन लोगों ने अफसरों को आग लगाने के लिए उकसाया। शिवम ने भी यही बयान दिया। ग्रामीण राजीव द्विवेदी ने बताया कि गौरव दीक्षित, जो फौज में है, ने सारी साजिश रची। उसके साथ एसडीएम, एसओ और लेखपाल भी शामिल थे। ग्रामीणों ने प्रशासन को दोषी ठहराया और कहा कि अफसरों ने पैसे लिए। उन्होंने बताया कि नेहा की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी डोली की जगह अर्थी उठेगी। डीएम नेहा जैन ने सफाई दी कि अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व टीम और पुलिस गई थी। प्रमिला ने लेखपाल पर हंसिया से हमला किया। फिर मां बेटी ने झोपड़ी में आग लगा ली। एसपी मूर्ति ने कहा कि आग लगी या लगाई गई, इसकी जांच होगी।
शिवम की तहरीर पर रूरा थाने में धारा 302, 307, 429, 436, 323 और 34 के तहत 11 नामजद व्यक्तियों एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिन्हा चौहान, एसओ दिनेश गौतम, कानूनगो नंद किशोर, जेसीबी चालक दीपक चौहान, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, गेंदालाल, गौरव दीक्षित और बड़ी बुआ के साथ 15 पुलिस कर्मियों और 13 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच की जिम्मेदारी अकबरपुर थाने के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला को सौंपी गई। शासन ने तुरंत एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया। लेखपाल अशोक सिंह और जेसीबी चालक दीपक चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसओ दिनेश गौतम और सस्पेंड एसडीएम फरार हो गए। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए 5 पुलिस टीमें गठित की गई। मामला लखनऊ पहुंचा तो मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला देर रात मड़ोली पहुंची। उन्होंने कहा, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मेरा मंत्री होना बेकार है। पहले घर से निकालते, फिर तोड़ते, जमीन यूं ही पड़ी है। परिजनों ने शव नहीं उठने दिया और कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा, जिसमें 5 करोड़ मुआवजा, बेटों को नौकरी, आवास, आजीवन पेंशन और दोषियों को सजा की मांग थी। अफसरों ने मांगे शासन तक पहुंचाने का वादा किया, लेकिन परिजन अड़े रहे। 14 फरवरी को समाचार पत्रों में खबर छपने से राजनीतिक भूचाल आ गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती ने योगी सरकार पर तंज कसा। नेताओं को घटनास्थल पर जाने से रोका गया। 24 घंटे बाद कमिश्नर ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से वीडियो कॉल पर बात कराई। ब्रिजेश ने शिवम, शालिनी और अंशु को धैर्य बंधाया और दोषियों को कड़ी सजा का वादा किया। इसके बाद परिवार शव उठाने को राजी हुआ। पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ किया। रात 2 बजे पुलिस ने अशोक दीक्षित के घर छापा मारा, लेकिन वहां सिर्फ महिलाएं थी। रुचि ने बताया कि गौरव श्रीनगर में, अभिषेक राजस्थान में और अखिल लापता है। सुधा ने कहा कि उनके परिवार को साजिश में फंसाया गया। शासन ने 2 जांच टीमें बनाई, एक डीजीपी हाउस से और दूसरी कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और एडीजी आलोक सिंह की एसआईटी। दोनों ने मुआयना किया, 60 लोगों को बयान के लिए बुलाया और 15 गवाहों को नोटिस दी। लेखपाल और जेसीबी चालक को जेल भेजा गया। शिवम और अंशु को 5 लाख सहायता और सुरक्षा दी गई। ये कहानी सिखाती है कि लालच, बदले की भावना और प्रशासनिक लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। एक छोटी सी रंजिश ने एक परिवार को तबाह कर दिया। सतर्कता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की जरूरत है ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। जय हिंद, जय भारत।